स्लैब रेट, न्यू स्कीम, ओल्ड स्कीम, ये सब देखें। नेक्स्ट एओपी, हाँ एक एमएमआर का भी बात कर दें। क्वेश्चन उठता है एओपी बीवाई पे क्या रेट है, तो देखा जाए तो ओल्ड रेट, ओल्ड स्कीम में आप देखे होंगे कि एओपी बीवाई पे स्लैब है, बट हमेशा एओपी बीवाई पे स्लैब है क्या? नहीं। इस पे आप एग्जांपल किए, डिपेंड करता है एओपी बीवाई के मेंबर्स के इनकम पे। अगर एओपी बीवाई का कोई कि किसी भी मेंबर का इनकम 2.5 लाख क्रॉस नहीं करता है, किसी का भी, तब तो आप एओपी बीवाई पे स्लैब लगाते हैं 2.5 वाला। बट अगर एक भी मेंबर का अगर 2.5 लाख क्रॉस कर जाता है तो आप उस एओपी बीवाई पे स्लैब नहीं लगाते हैं, उस पे एमएमआर लगाते हैं 42.744, जो हम लोग कैलकुलेटर में भी कंप्यूट किए थे। ठीक है, नेक्स्ट। इसके बाद सेकंड चैप्टर में आते हैं, और सेकंड चैप्टर था हमारा रेसिडेंशियल स्टेटस। फर्स्ट चैप्टर में आप सेक्शन 1 to 4 सुने, सेकंड चैप्टर में रफली अगर हम लोग बात कर लें तो 5, 6 है और 9 है, बट इन बिटवीन 1-2 सेक्शन और है जिसका हम बात कर लेंगे। सुनिएगा, रेसिडेंशियल स्टेटस में तो यहां तो आपका नंबर का लिस्ट था ही। रेसिडेंशियल स्टेटस में सबसे पहला बात कि इस चैप्टर से हम लोग आपका सिटीजनशिप डिसाइड नहीं कर रहे हैं, या इस चैप्टर से हम आपका नेशनलिटी डिसाइड नहीं कर रहे हैं। ये चैप्टर सिर्फ और सिर्फ वो भी इनकम टैक्स पर्पस के लिए आपका रेसिडेंशियल स्टेटस डिसाइड करता है। हो सकता है आप इस चैप्टर के हिसाब से इनकम टैक्स में रेसिडेंट हो, बट दूसरे एक्ट में कोई और क्राइटेरिया हो तो वहां नॉन रेसिडेंट हो। तो हम ये नहीं बोल रहे हैं कि जो आप पढ़ोगे इस पढ़ाई से आपका पूरे इंडिया में हर लॉ के लिए रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट हम लोग डिसाइड नहीं कर रहे, हम सिर्फ इनकम टैक्स पर्पसेस के लिए कर रहे हैं। अब यहां पर बात करें तो रेसिडेंट में 2 कैटेगरी होता है। पहले तो ब्रॉडली कोई भी पर्सन रेसिडेंट हो सकता है या नॉन रेसिडेंट पहले, और इसको आप बोलते हो प्राइमरी कंडीशन। ये जो रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट डिसाइड करना होता है इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी कंडीशन, जो नीचे है। और अगर नॉन रेसिडेंट हो आप, मैटर क्लोज। बट अगर आप रेसिडेंट हैं तो रेसिडेंट में भी 2 टाइप के रेसिडेंट होते हैं। से इस बार हम रेसिडेंट हैं, जैसे हम और आप लोग, हम लोग रेसिडेंट होते हैं और हम लोग हमेशा से ही रेसिडेंट होते आए, तो हम लोग को बोला जाएगा रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट, आरओआर। बट मान के चलो एक ऐसा आदमी है जो जनरली इंडिया में रहता नहीं था, बट इस साल रहा है, तो इस साल रेसिडेंट बन गया, तो उसको भी आरओआर बोलेंगे क्या? नहीं, तो उसको हम लोग बोलते हैं आरएनओआर, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट। अब हम ऑर्डिनरली रेसिडेंट हैं या नहीं है, उसके लिए मेरा पास्ट रिकॉर्ड देखा जाएगा। रेसिडेंट है या नहीं उसके लिए मेरा करंट रिकॉर्ड देखेंगे प्रैक्टिकल नॉर्मली, और आरओआर आरएनओआर के लिए हम मुड़ के 10 साल 9 साल 7 साल का डेटा कुछ कंप्यूट करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट, नॉर्मल अगर हमने बात कर ले तो सेक्शन 6 में हर पर्सन के बारे में डिसाइड होता है, और हम लोग 6(1) सुन रहे हैं अभी सिर्फ, और सिर्फ 6(1) डिसाइड करेगा किसके लिए? इंडिविजुअल के लिए। तो अगर आप इंडिविजुअल है तो आप रेसिडेंट कब माने जाएंगे? तो हम लोग आपको 2 कंडीशन देंगे, 2 में से एनी 1 कंडीशन अगर आप फुलफिल कर लेते हैं तो हम लोग आपको क्या बोल देंगे? रेसिडेंट। इनफैक्ट कुछ लोगों के लिए कंडीशन 1 ही देखते हैं। एक काम करते हैं, हम एक समराइज वे में भी दिखा दे रहे, क्लास में भी बनाए थे ये समरी हम। कभी कभार आप कंडीशन 1 देखते हैं, कभी कभार आप कंडीशन 2 देखते हैं, और कभी कभार कंडीशन 2 को मॉडिफाई करके देखते हैं आप, तो मॉडिफाइड कंडीशन 2 बोलते हैं। कंडीशन 1 क्या होता है? तो अगर आप उस साल, जिस साल का हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, इन दैट प्रीवियस ईयर आप 182 डेज और मोर हैं, तो हम लोग कंडीशन 1 मानते हैं। नेक्स्ट, कंडीशन 2 क्या होता है? उस साल आप 60 डेज और मोर है, और 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में अगर आप 365 डेज और मोर हैं, तो कंडीशन 2 होता था। और मॉडिफाइड कंडीशन 2 क्या होता था? कि उस प्रीवियस ईयर में आप 60 नहीं 120 डेज और मोर हैं, और सेम 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में 365 और मोर है। क्लियर है? अब क्वेश्चन उठता है किसके लिए कौन सा कंडीशन देखते हैं? तो अगर आप नॉर्मल आदमी हो, मतलब नॉर्मल कैटेगरी, हम आप बोलिएगा कौन सा कंडीशन? 1 और 2, मॉडिफाइड नहीं। तो हम ये 1 या 2 में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई कर दे तो हम बन जाते हैं रेसिडेंट। अगर कोई स्पेशल कैटेगरी में कवर्ड है, अब स्पेशल कैटेगरी में 3 लोग कवर्ड होते हैं। पहला पर्सन जो तीनों में सिमिलैरिटी है कि तीनों का तीनों इंडियन सिटीजन है। हाँ, तीसरा वाला में एक एक्स्ट्रा वर्ड आता है, पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन।
अदरवाइज सिमिलैरिटी यही है कि तीनों इंडियन सिटीजन है। तो फर्स्ट केस, अगर आप इंडियन सिटीजन है और इंडिया से बाहर इंप्लॉयमेंट के लिए जाते हैं, इंप्लॉयमेंट का मतलब जॉब एज वेल एज सेल्फ इंप्लॉयमेंट, तो अगर आप इंडिया से बाहर इंप्लॉयमेंट के लिए जाते हैं तो हम आपको स्पेशल कैटेगरी में कवर करेंगे, और अगर आप स्पेशल कैटेगरी में कवर्ड है तो सिर्फ और सिर्फ कंडीशन 1 आपके लिए देखा जाएगा, 2 या मॉडिफाइड कंडीशन 2 नहीं। सेम वे अगर आप सेकंड केस का भी हम बात कर ले तो सेम सेकंड केस किसके लिए होता है, तो अगर आप इंडियन सिटीजन हैं और किसी इंडियन शिप में काम करते हैं एज ए मेंबर ऑफ क्रू, तो अगेन आप स्पेशल कैटेगरी में कवर्ड होंगे और आपके लिए सिर्फ कंडीशन 1 देखेंगे, 2 या मॉडिफाइड कंडीशन 2 नहीं। क्लियर? नेक्स्ट, इसमें एक बात ध्यान देने वाला होता है, जनरली चलिए हम सेकंड केस का बात नहीं कर रहे, नॉर्मल केस का बात कर रहे हैं। नॉर्मल केस जनरली अगर आपके क्वेश्चन में दिया कि एक आदमी इस दिन इंडिया आया और इस दिन इंडिया से गया, अराइवल और डिपार्चर डेट बता दिया, तो हम लोग क्या मानते हैं, अराइवल डिपार्चर को इंडिया मानते हैं या नहीं? तो हम लोग देखते हैं क्या टाइम दिया हुआ है क्या। अगर टाइम देगा तो अराइवल वाले दिन कितना आवर्स रहा, डिपार्चर वाले दिन कितना आवर्स रहा, ये आवर्स मिलाकर दोनों दिन का अगर 24 घंटा होता है तो एक दिन मान लेंगे, नहीं होता तो इग्नोर। बट अगर मेरे को आवर्स नहीं दिया हुआ है, टाइमिंग नहीं दिया हुआ है, तो आप अराइवल डिपार्चर दोनों को ही क्या मानते हैं, इंडिया मानते हैं। हाउएवर ध्यान रखिएगा इस केस में, अगर आप शिप वाले हैं, इंडियन शिप में काम करते हैं एज ए क्रू मेंबर, तो हम लोग बोलते हैं जितने दिन आप शिप में हैं उतने दिन हम मानेंगे इंडिया में नहीं है, तो 365 में से उतना दिन माइनस कर देंगे। अब कितने दिन शिप में है ये कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए एक डॉक्यूमेंट होता है, कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। जिस दिन वो आदमी साइन इन किया और जिस दिन साइन आउट किया, तो जितना दिन शिप में है उतना दिन वो इंडिया में नहीं मानिएगा, तो माइनस करके चेक करिएगा पीरियड ऑफ स्टे। क्लियर है? इसके अलावा थर्ड कैटेगरी में अगर अपने आ जाए थर्ड केस, तो थर्ड केस में कौन कौन है, तो हम लोग बोले इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो इंडिया विजिट कर रहा है। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या होता है, जो खुद या जिसके पेरेंट्स या जिसके ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया या फिर अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए हों। क्लियर है? चलिएगा, नॉर्मली अगर थर्ड केस में भी हम बात कर लें तो जनरली आप कौन सा कंडीशन देखते हैं, सिर्फ पहला कंडीशन, दूसरा या मॉडिफाइड कंडीशन 2 जनरली नहीं देखते। बट इसमें एक्सेप्शन लाया गया था, अमेंडमेंट था लास्ट साल का, और बोला गया अगर आप इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है और आपका टोटल इनकम कौन सा इनकम छोड़कर, तो एक्सक्लूडिंग फॉरेन सोर्सेस, तो टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग फॉरेन सोर्सेस अगर 15 लाख से ज्यादा है, तो उस केस में हम आपका कंडीशन 1 भी चेक करेंगे, 2 नहीं करेंगे, और आपके लिए कौन सा करेंगे, मॉडिफाइड कंडीशन 2। मॉडिफाइड कंडीशन 2 मतलब 120 डेज और मोर इन दैट प्रीवियस ईयर, और आखिरी 4 साल में 365 डेज और मोर। क्राइटेरिया याद रखना है, अगर आपका टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग फॉरेन सोर्सेस, दैट इज इंडियन इनकम, टोटल माइनस फॉरेन मतलब क्या हो रहा है, इंडियन, बट एग्जाम में इंडियन मत लिखिएगा, जब लॉ में लिखा है टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग फॉरेन सोर्सेस तो आप भी वही लिखेंगे। 15 लाख से ऊपर है तो आपके लिए मॉडिफाइड कंडीशन 2 भी देखते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, ये तो बात सेक्शन 6(1) का हुआ जो भी आप कर रहे थे रेसिडेंट का। ऐसे रेसिडेंट में लास्ट ईयर और अमेंडमेंट आया था, 6(1) में रेसिडेंट डिसाइड करते हैं, और एक 6(1)(a) भी लाया गया था, इंपॉर्टेंट है थ्योरी के लिए। 6(1) तो आप रेसिडेंट डिसाइड किए, अभी 6(1)(a) बोलेगा डीम्ड रेसिडेंट। अब डीम्ड रेसिडेंट क्या होता है, तो हम लोग बोले यहां पर 3 कंडीशन, तरीके से सुनिएगा। अगर आप इंडियन सिटीजन है, यहां पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन नहीं है, यह भी ध्यान रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन का बात होता है। अगर आप इंडियन सिटीजन है और आपका टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग फॉरेन सोर्सेस 15 लाख से ज्यादा है, और आप स्टेटलेस हैं, स्टेटलेस मतलब किसी भी कंट्री में आप टैक्स नहीं दे रहे, अगर ये 3 का 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा तो हम लोग आपको क्या बोल देते हैं, डीम्ड रेसिडेंट सेक्शन 6(1)(a) में। और जो आदमी डीम्ड रेसिडेंट बनता है, ये होप आपको याद होगा, ये आगे जाके RNOR हो जाएगा, RNOR। क्लियर है? चलिए, तो 6(1)(a) देख लिए। अब RNOR पे ही आते हैं। RNOR किस सेक्शन में डिफाइंड है, तो 6(6) में। देखा जाए तो RNOR में 4 कंडीशन है, 4 को प्रैक्टिकली 2 ही बोलेंगे हम, 2 तो स्पेशल केस है। जनरली आप RNOR कब होते हैं, जब आप कोई भी एक कंडीशन फुलफिल कर दे, एनीवन। RNOR मतलब रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, मतलब देखा जाए तो ये आदमी इस साल रेसिडेंट है बट
मुड़ के देखा जाए तो पहले ऑर्डिनरली या जनरली ये रेसिडेंट नहीं होता था। नहीं होता था मतलब ये आखिरी 10 में से 9 बार नॉन रेसिडेंट है। अगर ये कंडीशन फुलफिल कर दे तो RNOR, ये नहीं हुआ तो ROR मत बोल देना, हम बोल रहे एनी वन। तो मान लो कंडीशन 1 फुलफिल नहीं होता तो हम कंडीशन 2 में जाएंगे, और कंडीशन 2 बोलता है लास्ट 7 प्रीसीडिंग ईयर। कौन सा 7 ईयर? अपना प्रीवियस ईयर क्या है बोलिएगा? हमारा प्रीवियस ईयर क्या है? 21-22। तो 21-22 को काउंट करेंगे क्या 7 में? नहीं, 21-22 का डिटरमाइन कर रहे हैं, उसके लिए तो हम लोग करंट ईयर को यूज करते हो आप RNR में। ROR RNOR के लिए मुड़ के देखते हो, तो इस साल का छोड़कर 7 साल देखेंगे आप, उसमें अगर आपका पीरियड ऑफ स्टे 729 डेज और लेस है तब भी आप क्या बन जाएंगे? RNOR। दोनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल हुआ RNOR, दोनों सेटिस्फाई नहीं हुआ तब बोलेंगे आप ROR। वैसे इसमें और 2 केस है, बट वो 2 स्पेशल केस है, ऑलवेज नहीं है। जैसे ये आदमी डीम्ड रेसिडेंट, आंख बंद करके कोई कैलकुलेशन नहीं करना, डीम्ड रेसिडेंट ऑलवेज RNOR। इसके अलावा स्पेशल कैटेगरी का 3rd केस, मतलब इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन जो इंडिया आता है और उसका टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग फॉरेन इनकम 15 लाख से ज्यादा है, और से इंडिया में वो 120 डेज से ऊपर है बट 182 से कम, तो भी वो बाय डिफॉल्ट क्या बन जाता है? RNOR। तो ये जो 3rd और 4th केस है ये हमेशा एप्लीकेबल नहीं है, वो तो स्पेशल केस में। एक नॉर्मल आदमी के लिए RNOR निकालना पड़े तो आप सिर्फ 1 और 2 ही देखते हैं, इसमें भी दोनों में से कोई भी एक। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, यहां पे वही समरी था, ठीक है। अप टू 15 लाख में कुछ नहीं है, 15 लाख से ऊपर है तो ही आप स्पेशल प्रोविजन वगैरह लगाते हैं। अभी तक जो भी आप सुने ये सुने इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव में, 6-1, 6-1A और 6-6, बट बोलिएगा पर्सन तो और भी होते हैं। तो पहला पर्सन कौन था? इंडिविजुअल, पढ़ लिए। दूसरा पर्सन HUF, तो 6-1 पहला पर्सन के लिए था, 6-2 दूसरे पर्सन के लिए HUF। क्वेश्चन उठता है HUF रेसिडेंट कब माना जाए? तो हम लोग बोले अब HUF हो या फिर फर्म वगैरह हो, अब एक कीवर्ड आने वाला है कंट्रोल, कि कंट्रोल और मैनेजमेंट देखिएगा। इसका भी हम लोग समरी बनाए थे यहां पर, ठीक है। सुनिएगा, अगर कोई HUF है उसका कंट्रोल या मैनेजमेंट इंडिया है, इंडिया से पूरा हो या पार्टली हो उससे मतलब नहीं, नेक्सस इंडिया है, थोड़ा सा भी अगर कंट्रोल हो इंडिया से या पूरा कंट्रोल हो, होली और पार्टली, इन एनी केस कंट्रोल इंडिया होगा तो उसको आप क्या बोलेंगे? रेसिडेंट। बट अगर एक HUF है जो कि इंडिया के बाहर है और उसका कंट्रोल 100% आउटसाइड इंडिया है तो अब आप क्या बोलेंगे? नॉन रेसिडेंट। नेक्स्ट, अब रेसिडेंट अगर हम हो गए, मान के चलो एक HUF रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है, मैटर क्लोज। रेसिडेंट है तो ROR RNOR देखते हैं HUF में, बाकी लोग में नहीं देखेंगे, HUF में देखेंगे। तो HUF में देखने का क्राइटेरिया क्या है? तो कर्ता को देखिए, अगर कर्ता ROR है तो HUF भी ROR, कर्ता RNOR है तो HUF भी RNOR। यहां गलती लोग क्या करते हैं, लोग पहले ये नहीं देखते, डायरेक्टली कर्ता को देखते हैं, वो गलती हो जाएगा। आप ये नहीं कि क्वेश्चन में डायरेक्टली कर्ता को देखेंगे, कर्ता ROR है तो बिना कुछ देखे हुए आप HUF भी ROR बोल दोगे, ये गलत है। HUF को डिसाइड करने का 2 स्टेज है। पहला स्टेज खुद के दम पे देखिए उसको, खुद के दम पे मतलब उसका कंट्रोल देखिए। अगर कंट्रोल इंडिया में थोड़ा सा भी है रेसिडेंट, ठीक है, और रेसिडेंट है तो ROR RNOR के लिए, सिर्फ ROR RNOR के लिए आप कर्ता को देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद कंपनी, कंपनी 6-3 में आता है। हम लोग बोले अगर इंडियन कंपनी है, नेक्सस है, नेक्सस है, बात ही खत्म, बोल ही रहे इंडियन कंपनी मतलब ऑलवेज रेसिडेंट। क्वेश्चन उठता है अगर कोई फॉरेन कंपनी है तो वो रेसिडेंट कब होगा? तो हम लोग उसका क्या देखते थे? पोयम, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। अगर उसका पोयम, फॉरेन कंपनी का पोयम इंडिया है, नेक्सस आ गया, रेसिडेंट। फॉरेन कंपनी है, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट आउटसाइड इंडिया है, कोई नेक्सस नहीं है, कंपनी भी बाहर का, मैनेजमेंट भी बाहर, नॉन रेसिडेंट। अब प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट याद रखिएगा ये वर्ड, इसका मतलब क्या होता है? तो उसमें 2-3 वर्ड याद रखना आपको एटलीस्ट, कीवर्ड्स। तो जहां पर की मैनेजमेंट या कमर्शियल डिसीजंस लिया जाए उसको आप बोलते हैं पोयम, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। क्लियर? 6-1 इंडिविजुअल के बारे में बात किया, 6-2 बात किया HUF के लिए, 6-3 बात किया थर्ड पर्सन कंपनी के लिए, 6-4 6-5 बाकी लोग के लिए बात करेगा।
फर्म, एओपी, बीवाई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, इन लोगों के लिए। फर्म वगैरह में भी वही देखना है जैसे एचयूएफ में देखते थे। एचयूएफ में क्या देखते थे? कंट्रोल मैनेजमेंट। तो सेम वे अगर कंट्रोल मैनेजमेंट फर्म, एओपी वगैरह का इंडिया है, थोड़ा सा भी इंडिया क्यों ना हो, पूरा इंडिया हो या पार्टली इंडिया हो, अगर थोड़ा भी नेक्सस इंडिया है तो उसको आप क्या बोलते हैं? रेसिडेंट। बट अगर कंट्रोल पूरा ही बाहर है, पूरा ही बाहर 100% बाहर है, तब नॉन रेसिडेंट। और ध्यान दीजिएगा एचयूएफ में सिमिलर तो था ये, बट एचयूएफ में आरओआर आरएनओआर होता है, बट इस सब में फर्म वगैरह में कोई आरओआर आरएनओआर नहीं होता है, क्योंकि इसका एक सिंगल मेंबर हेड नहीं है। आई गेस ये लिखे होंगे आप लोग, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। अब इस चैप्टर में, रेसिडेंशियल स्टेटस चैप्टर में ना बेसिकली दो एरिया होता है, अगर आपको हम बोले तो। एक एरिया होता है डिटर्मिनेशन, रेसिडेंशियल स्टेटस में एक एरिया होता है डिटर्मिनेशन कि आदमी रेसिडेंट है या नहीं, ठीक है। और डिटरमाइन करने के बाद दूसरा एरिया होता है कॉन्सिक्वेंसेस, कि अगर मान लो हम रेसिडेंट है तो क्या होगा, हम आरओआर हैं तो क्या होगा, वो दूसरा एरिया है। इसको आप स्कोप ऑफ इनकम भी बोलते हैं। जो डिटर्मिनेशन है वो आप सेक्शन 6 से किए, और जो स्कोप ऑफ इनकम है वो सेक्शन 5 है। तो जनरली इस चैप्टर से दो ही टाइप का क्वेश्चन आता है, एक ये जो आप पढ़ लिए और एक ये जो आप पढ़ने वाले हैं। स्कोप ऑफ इनकम या इसको इंसिडेंस ऑफ टैक्स भी बोलते हैं। हम लोग बोले कैसे डिसाइड करेंगे, तो तीन ही कैटेगरी हुआ, एक आरओआर, एक आरएनओआर और एक एनआर। ध्यान दीजिएगा आरओआर, आरएनओआर और एनआर, इसमें पहला बात, आप कोई भी आदमी हो वो फर्क नहीं पड़ता है, अगर हमारा नेक्सस बन जाएगा ना तो हम टैक्स लेंगे। अब नेक्सस मेरे इनकम पे भी बैठ सकता है और आदमी पे भी। इनकम पे मतलब अगर हम आपको बोलते हैं इंडियन इनकम, जल्दी से बोलिएगा, नेक्सस है। अब आप कौन हो उससे क्या मतलब, बोल ही रहे इंडियन इनकम, तो इंडियन इनकम बोलते ही कनेक्शन दिखा, तो आप कोई भी हो टैक्सेबल, क्योंकि हमारा इनकम पे नेक्सस है। चलिए हम बोलते हैं फॉरेन इनकम, तो इस बार इनकम पे नेक्सस है क्या? नहीं। बट आरओआर बोलते तो आदमी पे नेक्सस है। ये आदमी क्या हो गया? रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। चलिए आपके इनकम पे मेरा नेक्सस नहीं था, बट आप यहीं रहते हो तो हम आपसे टैक्स लेंगे। नेक्स्ट हम बोलते हैं कि नॉन रेसिडेंट है फॉरेन इनकम, बोलिएगा नॉन रेसिडेंट, आदमी पे नेक्सस नहीं, फॉरेन इनकम, इनकम पे नेक्सस नहीं, तो नॉन रेसिडेंट का फॉरेन इनकम पे आप टैक्स नहीं लगाते हैं। नेक्स्ट आरएनओआर है, आरएनओआर मतलब रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट, मतलब नेक्सस है बट उतना स्ट्रांग नहीं है। तो चलिए स्ट्रांग होगा तो टैक्स लेंगे, नहीं होगा तो नहीं लेंगे। स्ट्रांग देखने के लिए क्या करें, तो हम लोग बोलेंगे ये फॉरेन इनकम जो आपका आ रहा है इसका कंट्रोल कहां है। अगर कंट्रोल इंडिया से हो रहा है तो पहले ही आप पे आधा नेक्सस था ही, और इंडिया से कंट्रोल सुनते ही और नेक्सस आ गया, तो आरएनओआर का फॉरेन इनकम क्या होगा? टैक्सेबल, अगर कंट्रोल हो इंडिया से तो। बट अगर हम बोलते हैं आरएनओआर है, हल्का नेक्सस बैठा अभी, और उसका फॉरेन इनकम है, फॉरेन से ही कंट्रोल हो रहा है, बोलिएगा, तो इस बार नेक्सस स्ट्रांग नहीं हुआ, नॉन टैक्सेबल। क्लियर है? हाउएवर अगर कोई भी इनकम रिसीव हो जाए इंडिया में, मान के चलो एक नॉन रेसिडेंट है, यूएस का एक आदमी है, यूएस में प्रॉपर्टी रेंट पे दिया है, बट रेंट इंडिया में रिसीव किया, तो जैसे ही रिसीव्ड इन इंडिया आ जाएगा उसको आप फॉरेन इनकम नहीं बोलते, इंडियन इनकम में वो कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, इंडियन इनकम टैक्सेबल फॉर ऑल, फॉरेन इनकम आरओआर में टैक्सेबल होगा। इनफैक्ट ये इमेज से निकाल देंगे आप कि आरओआर के बैकग्राउंड में वर्ल्ड मैप बना हुआ है, मतलब आरओआर का ग्लोबल इनकम पे आप टैक्स लगाते हैं। एनआर के ग्लोबल इनकम पे नहीं लगाते, एनआर के सिर्फ इंडियन इनकम पे आप टैक्स लगाते हैं। और आरएनओआर में आप सिर्फ तभी टैक्स लगाएंगे ग्लोबल इनकम पे, इंडिया पे तो लगाएंगे, ग्लोबल पे तब लगाएंगे जब उसका कंट्रोल कहां से हो? इंडिया से। क्लियर है? चलिए, इसके अलावा ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये भी छोटा सा क्वेश्चन में कभी कभार इंक्लूड कर सकते हैं ये लोग, कि अगर किसी कोई नॉन रेसिडेंट सी फेरर है, ठीक है, और उसको सैलरी मिला है किस अकाउंट में? एनआरई बैंक अकाउंट में, ठीक है, नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट पे, तो उस पर आप टैक्स नहीं लगाते। क्लियर है? नेक्स्ट, अब समझना इनकम को, ये तो हम लोग ब्रॉडली बता दिए इंडियन फॉरेन, एग्जैक्टली बात करें तो 5 टाइप का इनकम होता है। पहला इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, जैसे ही हम बोलेंगे रिसीव्ड इन इंडिया मतलब इंडियन इनकम बन गया भाई वो, ठीक है। अब कोई भी इनकम हो आपका, इंडिया में रिसीव किया, नेक्सस आ गया,
तो रिसीव्ड इन इंडिया को हम किस कैटेगरी में ले जाते हैं? इंडियन इनकम, टैक्सेबल फॉर ऑल। फिर होता है एक डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। क्वेश्चन उठता है डीम्ड टू बी रिसीव्ड का मतलब जो एक्चुअली रिसीव नहीं हुआ है बट मान लेते हैं कि रिसीव हुआ है। पहला बात है माने कि रिसीव हुआ है तो क्या बन गया? इंडियन इनकम। अब इसमें एग्जांपल क्या आएगा? तो सैलरी चैप्टर लिंक होगा। जैसे पीएफ में आप इंप्लॉयर आपके रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में 12% ऑफ सैलरी तक पैसा दे तो टैक्स नहीं लगाते हैं, उससे ऊपर दे तो लगाएंगे। से इंप्लॉयर 13% दिया तो 1% को आप डीम्ड टू बी रिसीव्ड बोलते हैं। सेम वे पीएफ में इंटरेस्ट 9.5% तक हो, एग्जम्प्ट होता है, 10% है तो 0.5 को बोलेंगे डीम्ड टू बी रिसीव्ड। ऐसे ही एनपीएस में 10% से ऊपर। तो ये सब डिडक्शन चैप्टर और सैलरी से लिंक होगा। इसके बाद एक इनकम होगा जो अक्रू अराइज हो इन इंडिया। अगेन इन इंडिया बोले मतलब ये कौन सा इनकम है? इंडियन इनकम। इंडियन इनकम टैक्सेबल फॉर ऑल। और नेक्स्ट वन डीम्ड टू अक्रू अराइज इन इंडिया, अगेन इंडियन इनकम टैक्सेबल फॉर ऑल। बट मान के चलो मेरा कोई इनकम है जो कि अक्रू अराइज आउटसाइड इंडिया हो रहा है तो इसको आप बोलते हैं फॉरेन इनकम और इसको इस तरीके से टैक्सेबल करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट, अब इसमें ध्यान दीजिएगा, ये बात जो अभी हम डिस्कस किए यहां पर ही लिखा हुआ है चार्ट में। हाँ, एक दो बात और याद रखिएगा, जिस साल का इनकम होता है उसी साल में टैक्स लगना चाहिए। से मेरा पिछले साल का कोई इनकम है जो अनटैक्स्ड था तो क्या इस साल के इनकम में जोड़ के टैक्स लेंगे? नहीं, पिछले साल का फाइल ओपन करके पिछले साल के हिसाब से टैक्स ले सकते हैं बट इस साल की इनकम पे आप नहीं जोड़ते हैं। पास्ट अनटैक्स्ड इनकम टैक्सेबल नहीं होता किसी भी कैटेगरी में। नेक्स्ट, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, पहले डिविडेंड एग्जम्प्ट हुआ करता था, अब टैक्सेबल है फॉर ऑल। एग्रीकल्चर इनकम इंडिया में हो तो एग्जम्पशन चैप्टर 10(1) में आएगा, एग्जम्प्ट फॉर ऑल, इंडिया वाला। और यह भी याद रखिएगा रेमिटेंसेस कोई इनकम नहीं होता, पैसा भेजना कोई इनकम नहीं होता है, अकॉर्डिंगली रेमिटेंसेस भी टैक्सेबल नहीं होगा। क्लियर है? नेक्स्ट, इसके बाद ये जो इनकम डीम्ड टू अक्रू अराइज इन इंडिया बोले ना हम, ये सेक्शन 9 होता है। तो ये चैप्टर अगर आप देखो तो 6 पहले पढ़े हम लोग, 6 सीरीज, 5 स्कोप ऑफ इनकम और 9 डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन, डीम्ड टू अक्रू अराइज इन इंडिया। अब डीम्ड टू अक्रू अराइज में ध्यान देने वाला एक वर्ड खासकर होता है बिजनेस कनेक्शन। अगर किसी का कोई इनकम है और उसका बिजनेस कनेक्शन इंडिया है तो वो इनकम जो आ रहा है उसको हम क्या मान लेंगे कि वो इंडिया में ही अक्रू हो रहा है। अब बिजनेस कनेक्शन का मतलब क्या, इस पे हम आएंगे। नेक्स्ट, इसके अलावा बाकी प्लेन केस है, बोलिएगा इंडिया में मेरा एक हाउस प्रॉपर्टी है, रेंट पे दी है, रहते हैं यूएस में, प्रॉपर्टी कहां है? इंडिया में, अक्रू अराइज इन इंडिया, इंडियन इनकम टैक्सेबल फॉर ऑल। ठीक है? सेम वे मेरा कोई एसेट है या फिर मान लो कोई इंडियन एसेट बेच दिए, खुद ही बोल रहे इंडियन एसेट मतलब इंडियन इनकम टैक्सेबल फॉर ऑल। नेक्स्ट, सैलरीज वाला भी याद रखिएगा, मान के चलो कोई एक इंडिया का पर्सन है, वो यूपीएससी क्लियर करता है और यूपीएससी क्लियर करके इंडियन गवर्नमेंट का आईएफएस ज्वाइन करता है, इंडियन फॉरेन सर्विस। तो यूएस में मान लो डिप्लोमेट है इंडिया का, पैसा कौन पे कर रहा है? इंडियन गवर्नमेंट, तो उस इनकम को भी इंडियन इनकम मानेंगे। वैसे ये बात याद रखिएगा, उस पर एक एग्जम्पशन मिलता है सेक्शन 10(7) में, ये एग्जम्पशन चैप्टर में भी आपको मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई फॉरेन डिप्लोमेट्स वगैरह है इंडियन गवर्नमेंट का जो इंडिया के बाहर पोस्टेड है तो जो उसको सैलरी मिलता है वो टैक्सेबल होता है, लेकिन उनको जो अलावेंस और परक्विजिट्स मिलता है उसको एग्जम्प्ट किया जाता है। ये बात एग्जम्पशन चैप्टर में भी लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट, इसके बाद इंडियन कंपनी डिविडेंड पे कर रहा है, बोलिएगा इंडियन कंपनी एक नॉन रेसिडेंट को डिविडेंड देता है, ये कौन सा इनकम है, इंडियन या फॉरेन? जब बोल रहे इंडियन कंपनी पे कर रहा है, नेक्सस है इंडियन इनकम। फिर ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा, इंटरेस्ट, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज और रॉयल्टी। अब अगर मान के चलो इंडिया के बाहर हम किसी को इंटरेस्ट दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? से लोन लिए थे। हम फीस पे कर रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? कोई सर्विस लिए थे। हम रॉयल्टी पे कर रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? हम कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स लिए होंगे। इन एनी केस अगर आप इंडिया के बाहर इंटरेस्ट, रॉयल्टी या फीस फॉर टेक्निकल सर्विस पे करते हैं तो क्वेश्चन उठता है ये जो इंटरेस्ट आप दे रहे हैं ये टैक्सेबल है या नहीं? तो इसमें देखना पड़ता है कौन दे रहा है। अगर ये जो इंटरेस्ट, रॉयल्टी या फीस फॉर टेक्निकल सर्विस गवर्नमेंट दे रहा है, गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट, चाहे सेंटर हो या स्टेट, कहीं भी वो पैसा यूज करे उससे मतलब नहीं है, गवर्नमेंट अगर दे रहा है टैक्सेबल।
अगर गवर्नमेंट नहीं नॉन गवर्नमेंट दे रहा है बोलिएगा, तब आप देखते थे कि वो पैसा यूज कहां हो रहा है। से रिलायंस यूएस से लोन लिया, इंटरेस्ट पे कर रहा है और वो लोन को अफ्रीका में यूटिलाइज कर रहा है, तब टैक्स लगाते हैं क्या आप? नहीं, यूटिलाइजेशन गवर्नमेंट के लिए नहीं देखते हैं, बाकी लोग के लिए देखते हैं। अगर वो इंडिया में यूज करेगा तो टैक्स लगेगा, एल्स नहीं। इनफैक्ट इस पे टीडीएस वगैरह भी काट के वो पे करेगा। नेक्स्ट, इसके बाद बिजनेस कनेक्शन, इसमें अमेंडमेंट भी आया था। इनफैक्ट इस पे पूरे 1 घंटे का लेक्चर हम यूट्यूब में भी डालें, मतलब जो अमेंडमेंट वाला था उसमें 1 घंटा पार्ट सिर्फ यही चैप्टर लिया था। तो इसको अगर कोई अमेंडमेंट नहीं किया है तो प्लीज यूट्यूब से कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए थ्योरी। बिजनेस कनेक्शन का मतलब क्या, जो हम लोग बोले ना कि अगर आपका बिजनेस कनेक्शन इंडिया है तो इंडियन इनकम मान लेते हैं। तो बिजनेस कनेक्शन का मतलब होता है अगर आपके पास कोई ऑथोरिटी है जिसके थ्रू आप किसी नॉन रेसिडेंट के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट इंडिया में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मान के चलो एक फॉरेन कंपनी है, वो इंडिया में मेरे को अपॉइंट किया है, अब ओमो को पावर दे दिया है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह एंटर करना हो उसके लिए मेरे से पूछने की जरूरत नहीं है, आपके पास पावर ऑफ अटॉर्नी है, आप ही वो कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकते हैं। तो उस केस में बोला जाएगा कि उस फॉरेन कंपनी का बिजनेस कनेक्शन इंडिया है, क्योंकि मेरे पास क्या है, ऑथोरिटी टू कंक्लूड कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेसिडेंट। इसके अलावा अगर मान लो मेरे पास पावर है कि उसका स्टॉक मेंटेन करने का, से फॉरेन कंपनी कोई गुड्स बनाता है और उसका स्टॉक हम इंडिया में रखते हैं, तो अगेन कनेक्शन है अच्छा खासा, तो अगेन बोला जाएगा ये बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया है। ऑब्वियसली टैक्स हम लेंगे आपसे, बट इंडिया वाले पार्ट पे ही लेंगे, ये नहीं कि वर्ल्ड के हर इनकम पे लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, इसके अलावा हम किसी नॉन रेसिडेंट के बिहाफ पे ऑर्डर्स लेते हैं, ठीक है, ऑर्डर लेके उसको प्रोसेस करते हैं, तो बोला जाएगा कि वो नॉन रेसिडेंट का अच्छा खासा बिजनेस कनेक्शन इंडिया है। नेक्स्ट, इसके अलावा ये बात तो हम बोल ही दिए, तो हम अगर आपका मान लो कोई फॉरेन कंपनी है उसका बिजनेस कनेक्शन इंडिया है, तो ये नहीं कि उसके पूरे इनकम पे टैक्स ले लेंगे, ऑब्वियसली उसके इंडियन पोर्शन पे ही हम लोग टैक्स लेंगे, अपोर्शनमेंट। ये वर्ड एक्सपेक्ट करिएगा कंफर्म क्वेश्चन यहां से इस बार, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस। गवर्नमेंट बोलेगा कि एक नॉन रेसिडेंट का कुछ क्राइटेरिया हम लोग बताएंगे, अगर वो क्राइटेरिया फुलफिल होता है तो हम मानेंगे कि उसका अच्छा खासा इकोनॉमिक प्रेजेंस है इंडिया में। सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस ऑफ ए नॉन रेसिडेंट इन इंडिया, कब ये नोटिफाई किया गया है, अगेन अमेंडमेंट है, जरूर याद रखिएगा। मान के चलो फर्स्ट केस, हम आपको लैंग्वेज भी पढ़ा दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, कब कब नॉन रेसिडेंट का मानेंगे सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस है, तो नंबर 1, इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी गुड्स सर्विस और प्रॉपर्टी कैरिड आउट बाय नॉन रेसिडेंट इन इंडिया इंक्लूडिंग प्रोविजन ऑफ डाउनलोड ऑफ डेटा और सॉफ्टवेयर इन इंडिया। सुनिएगा, नॉन रेसिडेंट कोई गुड्स बेचता है, कोई सर्विस देता है, या कोई ऑनलाइन सर्विस देता है जिसमें आप सॉफ्टवेयर वगैरह के थ्रू कोई सर्विस दे रहा है, या मान लो मेरा पोर्टल है जिसके थ्रू आप कोई डेटा डाउनलोड वगैरह कर सकते हो, कोई भी अगर आपको वो गुड्स या सर्विस दे रहा है और उसका एग्रीगेट पेमेंट उस साल में 2 करोड़ से ऊपर है इंडिया से, तो हम लोग बोलेंगे उसका सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस है इंडिया में। इसके अलावा अगर मान के चलो उसका कोई वेबसाइट वगैरह है और उसके एक्टिव यूजर्स 3 लाख या उससे ज्यादा हैं, तो भी हम लोग क्या मानेंगे कि उसका सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस है। ये जरूर याद रखिएगा, मेरे को उम्मीद है कि यहां से कंफर्म क्वेश्चन इस बार, ठीक है। नेक्स्ट, इसके अलावा 5 केस ऐसा होता है जब हम मान के चलते हैं कि आपका कोई बिजनेस कनेक्शन इंडिया नहीं है। जैसे हम इंडिया नहीं है बोलेंगे मतलब टैक्स का बात ही नहीं आएगा। कब कब, नंबर 1, अगर आपका ऑल एक्टिविटीज इंडिया में हो ही नहीं रहा, इनफैक्ट सिर्फ आप यही काम करते हैं, इंडिया से गुड्स खरीद कर बाहर बेच रहे हैं, तो इसको नेक्सस मत बोल दीजिएगा, क्योंकि आपका कोई अपना आउटवर्ड एक्टिविटी इंडिया नहीं है, इनवर्ड है। तो फर्स्ट केस, व्हेन ऑल ऑपरेशंस आर नॉट कैरिड आउट इन इंडिया। नेक्स्ट, सेकंड केस, ये गुड्स वाला जो बोले, सॉरी सेकंड केस हो गया। फर्स्ट केस अगर हम बोल दे मेरा पूरा का पूरा, हम मान लो ROR या सॉरी रेसिडेंट इंडिया के से RNOR है, मेरा यूएस में एक बिजनेस है, यूएस से कंट्रोल करते हैं सब चीज यूएस में, तो कोई कनेक्शन है क्या? नहीं। तो वही था फर्स्ट केस, व्हेन ऑल ऑपरेशंस आर नॉट कैरिड आउट इन इंडिया। बट बोलिए एक नॉन रेसिडेंट है, ठीक है, उसका पूरा काम इंडिया के बाहर से होता है, बट 2 करोड़ से ऊपर वो इंडिया से कमाता है, जल्दी से अभी पढ़ के है ना, तब क्या बोलेंगे कि उसका कनेक्शन है, इनफैक्ट उसका सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस है।
क्लियर? तो यहां पर ये भी अमेंडमेंट वाला एरिया में कवर्ड था, ठीक है, अदर देन सिग्निफिकेंट वाला। नेक्स्ट, इसके अलावा अगर कोई न्यूज चैनल वगैरह आपका है, जर्नल्स वगैरह है, जिसका काम सिर्फ यही है कि इंडिया से न्यूज कलेक्ट करके इंडिया के बाहर ब्रॉडकास्ट वगैरह किया जाता है, तो अगेन इंडिया से कोई बिजनेस कनेक्शन हम लोग नहीं मानते, सो दैट इंडिया में कोई टैक्स ना लगे। इसके अलावा अगर मान के चलो मूवी शूटिंग वगैरह होता है, कोई फॉरेन का मूवी, हॉलीवुड को मूवी इंडिया में शूटिंग होता है, अब 5 मिनट के लिए इंडिया में शूटिंग हुआ, तो ये मत बोल दीजिएगा इंडियन बिजनेस कनेक्शन है, टैक्स दो। हाँ, हम लोग बोलेंगे कि अगर बाई चांस आपका काम सिर्फ इंडिया में शूट वगैरह करना था और कुछ नहीं, तो हम लोग कोई बिजनेस कनेक्शन नहीं मानेंगे, प्रोवाइडेड अगर कोई इंडिविजुअल शूट कर रहा है तो वो इंडिया का नहीं होना चाहिए, कोई फर्म बना रहा है मूवी तो उसका कोई पार्टनर इंडिया का नहीं होना चाहिए, कोई कंपनी मूवी बना रहा है तो उसका कोई शेयर होल्डर इंडिया का नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो अगर आपका सिर्फ और सिर्फ बाहर वाले लोग इंडिया में आके शूटिंग करते हैं तो उनका उसका बिजनेस कनेक्शन हम लोग नहीं मानेंगे। इंडियन प्रोड्यूसर इंडिया में मूवी शूट करे, प्योर बिजनेस कनेक्शन है, ये बेनिफिट सिर्फ बाहर वाले लोगों के दिया हुआ है। एंड लास्टली, अगर आपका कोई फॉरेन माइनिंग कंपनी है जो क्या करता है, डायमंड्स वगैरह इंडिया में भेजता है कोई एग्जीबिशन में डिस्प्ले के लिए, से इंडिया में एक डायमंड का एग्जीबिशन चल रहा था, अफ्रीका कंपनी डायमंड्स भेजा डिस्प्ले में और वापस ले गया, तो कोई बिजनेस कनेक्शन हम लोग नहीं मानेंगे। इंडिया में बेच दे तो ऑब्वियसली बिजनेस कनेक्शन है। तो थ्योरी क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है। इस चैप्टर में हम बता रहे क्या क्या, वापस से कंक्लूड कर रहे क्या क्या एरिया है। न्यूमेरिकल अगर बोले तो डेज कैलकुलेशन, सेक्शन 6 रेसिडेंट है या नहीं, या आरओआर आरएनओआर पूछ सकता है। दूसरा, आरओआर किस किस इनकम पे देगा, आरएनओआर किस किस पे देगा, एनआर किस पे देगा, वो पूछ सकता है सेक्शन 5। और थ्योरी के लिए खासकर याद रखिएगा सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस, बिजनेस कनेक्शन वर्ड का मीनिंग अमेंडमेंट है क्योंकि वहां पर ये 5 केसेस जब आप पे हम लोग कोई बिजनेस कनेक्शन नहीं मानते, और वो वाला पॉइंट रॉयल्टी, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज और इंटरेस्ट। क्लियर है? 4 से 8 मार्क के चैप्टर से एक्सपेक्टेड रहता है, इंपॉर्टेंट है।